ब्रिटेन में 2024 इंतखाबात के नतीजे सामने हैं। चुनाव में लेबर पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। लेबर पार्टी ने अब तक 412 सीटें जीत ली हैं। ऐसे में 14 साल बाद लेबर पार्टी की सत्ता में वापसी होने जा रही है। कीर स्टारमर नए वजीर आजम बनेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि ब्रिटेन के चुनाव में ऋषि सुनक की हार का असर भारत पर क्या पड़ेगा? क्या भारत यूके फ्री ट्रेड डील पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा? क्या कश्मीर के मुद्दे पर लेबर पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव लाएगी? इन्हीं अहम मुद्दों पर बड़ी बहस करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। Has won this general election. I've called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. Change begins now, and it feels good, I have to be honest. ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने करीब 14 साल बाद सत्ता में वापसी कर ली है। नतीजों में लेबर पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार करते 650 में से अब तक 412 सीटों पर कब्जा कर लिया है। ब्रिटेन में सरकार बनाने के लिए 326 सीटों की जरूरत होती है। वहीं जानकारी के मुताबिक लेबर पार्टी को लीड करने वाले सर कीर स्टारमर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। वहीं अपनी पार्टी की हार के बाद ऋषि सुनक ने स्टारमर को फोन कर जीत की बधाई दी है। हालांकि उनकी पार्टी की चुनाव में भले ही करारी हार हुई हो, लेकिन सुनक रिचमंड एंड नॉर्थ लर्टन सीट के जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि आखिर ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जीत से भारत और ब्रिटेन के रिश्तों पर क्या असर पड़ने वाला है। एक्सपर्ट की माने तो यूके में लेबर पार्टी की जीत का भारत पर बड़ा असर हो सकता है। यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में देरी हो सकती है। साथ ही आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर में नौकरी करने वाले लोगों के लिए वीजा पर भी सख्ती हो सकती है। दरअसल अगर इतिहास को देखें तो वीजा को लेकर लेबर पार्टी का रवैया हमेशा ही सख्त रहा है। वहीं कार्बन टैक्स के प्रस्ताव में नरमी भी मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि यूरोप के साथ यूके भी कार्बन टैक्स के पक्ष में है, लेकिन लेबर पार्टी कार्बन टैक्स में रियायत के पक्ष में नहीं है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी दिक्कत भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए कड़ी मेहनत की है। दोनों नेताओं ने पिछले साल नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में FTA पर बातचीत पर सहमति जताई थी, लेकिन चुनाव के वजह से ये डील फाइनल नहीं हो पाई थी। अब ब्रिटेन में सरकार बदलने से इसके ठंडे बस्ते में जाने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान लेबर पार्टी की तरफ से खास तौर से कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के पक्ष में पार्टी के रुख में बदलाव का संकेत दिया गया था। वहीं 2019 में भी कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने पर लेबर पार्टी ने भारत की आलोचना की थी। हालांकि चुनाव अभियान के दौरान लेबर नेता कीर स्टारमर ब्रिटिश भारतीयों के साथ साथ भारत को भी लुभाने की कोशिश करने में जुटे हैं। स्टारमर ने लेबर और भारत के बीच तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने की बात की और सरकार बनाने पर भारत के साथ एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आप देख सकते हैं किस तरह यूके में जो है 14 साल बाद लेबर पार्टी फिर से सत्ता में आई है। कंजर्वेटिव पार्टी की बड़ी हार हो गई है। लेबर पार्टी के कीर स्टारमर जो हैं वो बन गए हैं यूके के वजीर आजम। 412 सीटों पर मिली जीत, जबकि जीतने के लिए सिर्फ 326 सीटों की जरूरत थी। कुल मिला के 650 सीटों पर इंतखाबात लड़े गए, जिनमें से मेजॉरिटी को पार कर लिया लेबर पार्टी ने। ब्रिटेन के जो एग्जिट पोल्स निकले थे इंतखाबात से पहले, वो सारे सही साबित हुए। अब देखना यह है कि भारत पर क्या असर पड़ता है इंतखाबात के नतीजों का। आईटी सेक्टर में वीजा पर भी सख्ती हो सकती है। कार्बन टैक्स पर पड़ सकता है असर। कश्मीर के मुद्दे पर लेबर पार्टी का जो रवैया है वो हमेशा भारत के विरुद्ध रहा है। अब देखना यह है कि कीर स्टारमर जो बार बार ये वाजिया कर रहे हैं कि भारत के साथ मजबूत रिश्ता चाहते हैं, उनका स्टैंड क्या रहेगा और उनकी पार्टी की हुकूमत में स्टैंड क्या रहेगा कश्मीर के मुद्दे को लेकर। और इस चर्चा पर हमारे साथ माहिर गेस्ट पैनल शमूलियत करेंगे। उनसे आपको मुतारिफ करा दूं, श्वेता मोहांटी जी हमारे साथ, फाउंडर JKSC की, और अरुण अस्थाना जी वरिष्ठ पत्रकार लंदन से।
बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। अरुण अस्थाना जी, आपसे शुरू करूंगी। कियर स्टारमर ने वाजिया किया है कि यूके भारत के रिश्ते डेमोक्रेसी और क्लाइमेट चेंज की बुनियाद पे मजबूत करेंगे। क्या इसका डायरेक्ट नतीजा ये होगा कि इंडिया से इंपोर्ट्स पे कार्बन टैक्स बढ़ाया जाएगा और कश्मीर की आज़ादी को लेकर भारत को फिर से दुहाई दी जाएगी? प्लीज। हाँ, मैं कह रहा था कि सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा और इसका जो ये पूरा सत्ता परिवर्तन जिसे कहते हैं, आपको इसका जो है हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। 14 साल से एक पार्टी जो है कंजर्वेटिव पार्टी, वो गवर्नमेंट में बैठी हुई थी और 14 साल में नीतियां जिस तरह की एक जिसको जो है एक स्थायित्व तो मिल जाता है, स्टेबिलिटी मिल जाती है, वो पॉलिसीज जो है धीरे धीरे और वो एक ही लाइन पे ग्रो कर रही थी। तो अब ये जरूर है कि जो आपने 2-3 सवाल उठाए हैं उसमें से बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ेगा और ये भी मानना पड़ेगा कि ये जो अभी इलेक्शंस हुए हैं और इसमें जो लेबर की जीत हुई है उसको यहाँ पे किस तरह से देखा जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि वो लेबर की जीत से ज्यादा कंजर्वेटिव की हार है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को ये मालूम है कि पॉलिसीज में ज्यादा चेंज करने से शायद उनको बहुत फायदा नहीं होगा। और जहाँ तक भारत का ताल्लुक है तो भारत के साथ जो है लेबर के रिश्ते हमेशा जो है वो थोड़ा सा ठंडे गर्म रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। 2019 जी। जब 2019 में जेरेमी कॉर्बिन के नेता थे तो उन्होंने जो है कश्मीर को लेकर के कई सारी चीज़ें कही थी और पाकिस्तान के साथ ये माना जाता है कि लेबर का रिश्ता ज़्यादा मजबूत है क्योंकि और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी मूल के 15 एमपीज जो है वो लेबर पार्टी से चुन के आए थे पिछली बार, जबकि इंडियन जो ओरिजिन के लोग हैं उसमें सिर्फ 6 लोग थे। तो और इस देश में भी जो एक सो कॉल्ड इस्लामाइजेशन की बात की जाती है उसमें कंजर्वेटिव्स जो है वो अपनी बात रखते हैं खुल के, लेकिन लेबर ऐसा नहीं करती है। तो ये सारी कई वजहें हैं। उसको इस तरह से देखें कि इंडिया में आज की तारीख में और आज 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट बैठी है जो एक ऑफ कोर्स राइट विंग ना कहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि लेबर के रास्ते वाली सरकार नहीं है जी। तो बीजेपी और लेबर के मुद्दे कैसे, लेबर रिलेशनशिप कैसे होंगे, इस पे और ज्यादा प्ले ये करेगा कि जियोपॉलिटिक्स क्या कह रही है और जो रिलेशनशिप है मुझे लगता है आगे नीड बेस्ड बेसिस पे वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आते रहेंगे। जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि लेबर की तरफ से जो है पाकिस्तानी ओरिजिन के लीडर्स ज़्यादा इलेक्ट होकर आए हैं जबकि इंडियन ओरिजिन के कम हैं। इससे तो डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा भारत के नैरेटिव को लेकर। श्वेता मोहंती जी, आपके पास आने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करूं, एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेश गोयल जी, पूर्व राजनयिक। श्वेता मोहंती जी, कश्मीर का मुद्दा भारत और लेबर पार्टी की हुकूमत वाले यूके के रिश्तों में कांटा बन के रहा है क्योंकि यूके ने अपने पार्लियामेंट में हमेशा कश्मीर का मुद्दा उठाया है, भारत की तनकीद की है। क्या नई लेबर पार्टी के नुमाइंदे सच्चाई को कबूल करेंगे कि कश्मीर G20 के बाद तरक्की की राह पर आगे बढ़ चुका है या फिर वही कश्मीर की आज़ादी वाला पुराना राग गाया जाएगा? थैंक यू याना जी, मेरे को आपके शो में बुलाने के लिए। मैं आपने जो बोला बिल्कुल सही है। जैसे कि हमारे प्रीवियस गेस्ट ने बोला, सितंबर 2019 में जब जेरेमी कॉर्बिन लेबर पार्टी के लीडर थे तब उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को कश्मीर में आना चाहिए और उन्हें मीडिएट करना चाहिए। और इस रेजोल्यूशन को भारत ने बहुत उसकी बड़ी कड़ी निंदा की थी और ये भी कहा था, जैसे कि आप भी बोल रहे हो, कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। लेबर का एक बहुत बड़ा वोट बैंक पाकिस्तानी बेस है और दिस इज जस्ट टू पैंडर टू द वोट बैंक्स इंटरेस्ट। एंड उस टाइम पे मोर देन 100 इंडियन ग्रुप्स ने जेरेमी कॉर्बिन को लिखा था। एंड जब 2019 का इलेक्शन हुआ था तब ब्रिटिश इंडियंस ने बहुमत से कंजर्वेटिव पार्टी को वोट किया था एंड दिस वाज टू पनिश द लेबर लीडरशिप। एंड उस इलेक्शन के बाद लेबर पार्टी के चेयरमैन हैं इयन लैवरी, उन्होंने ये एडमिट किया था कि कश्मीर का जो मोशन है वो इंडिया को अफेंड किया है, जो उनकी जो ब्रिटिश इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे है उसको भी अफेंड किया है। तो आगे जाके लेबर पार्टी प्रो इंडियन या प्रो पाकिस्तान स्टैंड कश्मीर पे नहीं लेगी, ये उनका मैसेज था उस टाइम पे। और उसके बाद लीडरशिप चेंज हुई है और कियर स्टारमर उनको
इंडिया के साथ जो टाइज है उसके बारे में उनकी अहमियत वो उसको पहचानते हैं। तो वो उनके मैनिफेस्टो में ये इंक्लूडेड है, ये कमिटमेंट कि वो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इंडिया के साथ देखना चाहते हैं। इनफैक्ट अभी जो इंडिया ग्लोबल फोरम हुआ था हाल ही में, उसमें जो शैडो फॉरेन सेक्रेटरी लेबर के हैं डेविड लैमी, वो आए थे और उनकी की मैसेज थी कि जो अभी वापस नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं तो लेबर पार्टी की ये कोशिश रहेगी कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया के साथ वो कंप्लीट करेंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसा तो अभी लग रहा है कि लेबर पार्टी इज कीन कि वो कश्मीर को एक बायलैटरल इश्यू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वो स्टैंड लेके आगे बढ़ना चाहेगी। जी बिल्कुल, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। उम्मीद भी यही है कि दोनों देशों के बीच पॉजिटिव रिश्ते ही बढ़ते रहें। सुरेश गोयल जी के पास जाएंगे। सुरेश गोयल जी, ब्रिटानिया की दोनों सियासी पार्टीज यानी कि लेबर और कंजर्वेटिव इस बात से रजामंद है कि इमिग्रेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है, यानी कि किसी भी नतीजे में यूके वीजा मिलना ज्यादा मुश्किल होगा। फिर क्यों ऐसे बताया जा रहा है कि इमिग्रेशन के नजरिए से ऋषि सुनक की हार और लेबर पार्टी की जीत भारत के लिए एक डिसएडवांटेज है? आपका सवाल बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि आपने यहाँ पर एक इशू पर मुझसे पूछा है कि कीर स्टारमर एंड ऋषि सुनक के बीच में कंपैरिजन किया है कि वीजा के मामले में उनकी पॉलिसीज क्या रहेगी। देखिए, ऐसा है कि चाहे लेबर पार्टी हो या कंजर्वेटिव पार्टी हो, इवेंचुअली जब ये एक नेशनल प्रोग्रेस, नेशनल ग्रोथ की जब बात आती है तो उसमें जो आइडियोलॉजिकल मामले हैं वो काफी हद तक एक पीछे का रुख इख्तियार कर लेते हैं जी। खास तौर पर अगर मैं कहूँ लेबर पार्टी के मामले में, आप लेबर पार्टी की कोई भी पॉलिसी देख लीजिएगा, उसमें काफी चेंज आ गया है। लेबर पार्टी लेफ्टिस्ट पार्टी नहीं है। अब लेबर पार्टी ने अपने जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज के बारे में, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के बारे में जो उन्होंने अपने बयान दर्ज किए हैं, उसके मुताबिक ये लगता है कि अब ये लेबर पार्टी तकरीबन सेंट्रिस्ट बन चुकी है। ये तो पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शन हुए हैं ये, तो इलेक्शन में अगर देखा जाए कि कंजर्वेटिव पार्टी वर्सेस लेबर पार्टी, सेंट्रिस्ट वर्सेस लिबरल पार्टी, वो बात नहीं है ये। जो इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं, इससे क्लियर लेफ्टिस्ट से सेंट्रिस्ट बनते जा रही है लेबर पार्टी, ये आप जता रहे हैं जी। हाँ, अगर देखा जाए तो जो हुआ है इलेक्शन में, इट्स ए क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ जो गुस्सा आया है लोगों को कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ, ये उसकी बात है। ये लेबर पार्टी की तरफदारी की बात नहीं। मैं अगर अंग्रेजी में कहूँ, सॉरी थोड़ा सा, इट्स नॉट ए विक्ट्री फॉर द लेबर पार्टी, इट्स ए डिफीट फॉर द कंजर्वेटिव पार्टी। जी बिल्कुल, अरुण अस्थाना जी ने भी यही फरमाया था जी। दूसरी बात यह है कि मैं अभी 2 हफ्ते पहले यूके में था, और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैं एक ग्रुप था यंग लोगों का, उस यंग लोगों में कोरिया के लोग भी थे, चाइनीज इमिग्रेंट्स भी थे, इंडियन इमिग्रेंट्स थे, और जो वहां के नेटिव ब्रिटिश थे वो भी थे। उनके बीच में डिस्कशन चल रहा था, और डिस्कशन ये था कि भाई हमारी जॉब का क्या होगा। और ये जॉब का कंसर्न चारों का बराबर था, एंड दे वर ऑल थिंकिंग कि अगर ऐसा होता है कि मेरी जॉब जाती है तो लेबर कमिश्नर है या लॉयर है, उनसे बात कर सकते हैं क्या होगा। तो जो कंसर्न है वो नेटिव और ब्रिटिश नेटिव हो या इमिग्रेंट्स हो, सबका बराबर है ये। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी ने ब्रेक्सिट किया, जो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, माफ कीजिए सुरेश गोयल जी, आपको रोकना चाहूंगी। मेरा सवाल ये था कि भारत को किस तरह से अफेक्ट करेगी इमिग्रेशन पॉलिसी लेबर पार्टी की? जी, मैं वही कह रहा हूं कि इमिग्रेशन पॉलिसी जो है वो सबको बराबर अफेक्ट करेगी। उनमें उनको ये नहीं है कि भारत से है या यूरोप से। एक तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि वहां पर भारत के काफी सारे इमिग्रेंट्स अभी भी मौजूद हैं, आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अगर आज आप एनएचएस में से इंडियन इमिग्रेंट्स निकालने को, उनका एनएचएस कलेप्स कर जाएगा, चाहे नर्सिस हो या डॉक्टर्स हो, कोई भी देख लीजिए आपकी।
तो उनका एनएचएस में से इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन नर्सेस निकालने के बाद में तो नहीं बचेगा वो ये। जी। तो जहां तक मैं समझता हूं, अगर लेबर पार्टी को एनएचएस को इम्प्रूव करना है तो वो इंडियन सर्विसेज को नकार नहीं पाएंगे। अभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ रही है, वो आने दीजिए आप ये। लेकिन मैं समझता हूं कि भारत के साथ में उनके जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हो या ट्रेड रिलेटेड मामले हो या सर्विस के मामले हो, उनमें कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फ्री ट्रेड, आपने ट्रेड का जिक्र किया तो उससे याद आया, संजीव श्रीवास्तव जी, वैसे तो नए वजीर आजम के स्टार्मर ने इरादा जताया है कि भारत के साथ रिश्ते मजबूत करेंगे, लिहाजा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे काम जारी रखेंगे, मगर क्या लेबर पार्टी की जीत का डायरेक्ट नतीजा यानी यूके में टैक्सेस बढ़ने और एक्सपोर्ट टैरिफ कम होने से इस एग्रीमेंट पे असर पड़ेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ब्रिटेन की जो लेबर पार्टी की जो बनने वाली सरकार है, कीर स्टार्मर की सरकार है, कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे कि भारत और ब्रिटेन के बीच में चाहे वो आर्थिक हमारे रिश्ते हों या सामरिक रणनीतिक रिश्ते हों, उस पर कोई नकारात्मक असर पड़ेगा। ये जो संबंध है, ये जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये आगे बढ़ेगी और उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भी मैं प्रगति होते हुए देखता हूँ, क्योंकि भारत वर्तमान समय में विश्व की एक सबसे बड़ी और सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। सबसे बड़ी नहीं तो सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और ब्रिटेन के अंदर जो इस समय की जो समस्याएं हैं, जो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग के जो इश्यूज हैं, जो वहाँ पर पब्लिक सर्विसेज, विशेष रूप से जो हेल्थ सेक्टर में जो क्राइसिस है, नेशनल हेल्थ सर्विस जो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करती और उसकी बहुत आलोचना कंजर्वेटिव शासनकाल में हुई है। और ऐसे में वहाँ पर उसको अगर रिफॉर्म करना है तो उसमें डॉक्टर्स की जो है बड़ी आवश्यकता है, जिसको कि उन्हें रिक्रूट करना होगा और उसमें भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। और जाहिर है कि जो इस समय वेटिंग लिस्ट है वहाँ पर पेशेंट्स की, वो लगातार जो है वेटिंग टाइम लगातार लंबा होता जा रहा है, उसको लेकर के भी जो आलोचना होती थी उसको एड्रेस करना होगा। तो ऐसे में चाहे वो वहाँ की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस हो या हेल्थ सेक्टर की क्राइसिस हो और ऐसे क्रिटिकल जो भी समस्याएं हो, उसमें भारत जैसे राष्ट्र की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। और यदि भारत के साथ उनका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो ऐसे में जो वहाँ पर जो इस तरीके की जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस करने में इस सरकार को आसानी होगी। और ऐसे में मुझे लगता है कि ये जो सरकार है, कीर स्टार्मर की जो सरकार बनेगी, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इस बात को भी कहा कि वो भारत के साथ एक नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना चाहते हैं, वो भारत के साथ संबंधों को और गहरा करना चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि भारत की जो महत्ता है वो ब्रिटेन की जो आंतरिक विषय है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, एक मैं क्विकली एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि भारत इंडो पैसिफिक रीजन, जो कि 21वीं सदी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण रीजन है पूरे विश्व की राजनीति में, उसमें भारत की महत्ता एक सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के नाते बहुत ही गहरी है। और ब्रिटेन की अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है। ब्रिटेन टेरिटरी के माध्यम से जरूर एक छोटा राष्ट्र दिखाई देता है, लेकिन आज भी वो P5 का जो ग्रुप है उसका एक मेंबर है, नेटो का मेंबर है, G7 का मेंबर है। उसने अभी एक ऑकस जैसा एक मिलिट्री अलायंस भी किया है जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। तो ब्रिटेन की विश्व राजनीति में जो भूमिका है वो अभी भी केंद्रीय है। और ब्रिटेन अवश्य ये चाहेगा कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो उसकी अपनी एक रणनीति है वो सही तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। जी बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि सर्विस सेक्टर हो या स्ट्रैटेजी हो, भारत की बहुत जरूरत है ब्रिटेन को। अरुण अस्थाना जी, जल्दी से बता दीजिए कि अगर यूके इंडियन इंपोर्ट्स पे मौजूदा 2% कार्बन टैक्स बढ़ाता है, जिसके पूरे आसार दिख रहे हैं, तो भारत की क्या रणनीति हो सकती है? क्या एफटीए कैंसिल करेगा या फिर बैलेंस आउट करने के लिए यूके इंपोर्ट्स पे कार्बन टैक्स लगाएगा? ये कि ये जो ब्रिटेन की सियासत है चलती है हमारे खित्ते में, खासतौर पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, यहाँ पे कंसिस्टेंसी जो है वो जनरली स्ट्रेटजी लेवल पे और फॉरेन अफेयर्स में और जियो पॉलिटिकल अफेयर्स जो संजीव जी कह रहे थे जिस लिहाज से, तो वो कंसिस्टेंसी अक्सर बरकरार रहती है, क्योंकि यहाँ पे चुनाव जो होते हैं वो बहुत अपने मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लोगों के मुद्दों पर लड़े जाते हैं। हमारे यहाँ इसलिए नहीं लड़ा जाता है कि हमारे पाकिस्तान से रिश्ते कैसे होंगे, यहाँ पे इस तरह से लड़ा जाता है कि साहब हमारे टैक्सेस बढ़ रहे हैं, मुझे एनएचएस में सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, वेट लंबा करना पड़ रहा है हमारा। जी पाकिस्तान से मुझे याद है, श्वेता जी, आखिरी सवाल आपके लिए होगा कि यहाँ पर जैसे मेंशन किया गया इस डिबेट पर कि 6
नुमाइंदे लेबर पार्टी में पाकिस्तानी हैं ओरिजिन के और उससे बहुत ज़्यादा कम भारतीय हैं, तो जाहिर बात है जब कश्मीर का मुद्दा उठेगा तो आप तो जानती ही हैं कि पाकिस्तान का क्या रवैया है कश्मीर को लेकर, तो फिर क्या रणनीति होगी भारत की ऐसे सिचुएशन में? नहीं, आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला याना जी, कि लेबर पार्टी में पाकिस्तानी ओरिजिन एमपीज हैं काफ़ी ज़्यादा, और वो टाइम एंड अगेन उस कश्मीर के मुद्दे को उसके अगेंस्ट मोशन निकालते रहते हैं। तो आगे जाके ये बहुत ही इंटरेस्टिंग दौर होगा जिसमें जब केर स्टार्मर ने ये स्टेट किया है कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल इश्यू है और यूके उसमें मीडिएट नहीं करेगा। ये उनके मैनिफेस्टो में भी के थ्रू ऐसे झलकता है। तो आगे जाके वो इस चीज को कैसे काउंटर करते हैं जब वो पावर में रहते हैं, जब नॉर्मली जब ऑपोजिशन में एमपीज रहते हैं वो ये मोशन ये चीजें बहुत ज्यादा उछालते हैं। तो जब लेबर गवर्नमेंट पावर में रहती है तो वो किस तरह से इस चीज को डील करती है वो बिल्कुल देखने लायक होगा, क्योंकि अभी तक तो जैसे पहले भी हमने बोला है कि उनका ये स्टैंस है कि जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा एक बायलैटरल बायलैटरल है और बिल्कुल, और सुरेश जी ने भी अभी फरमाया कि लेफ्टिस्ट से सेंट्रिस्ट होती जा रही है लेबर पार्टी, तो यही उम्मीद रहेगी श्वेता जी कि इसको ज्यादा कश्मीर के मुद्दे को ज्यादा आग ना दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखा जाए तो किसी भी मुल्क में अगर सत्ता बदलती है तो वहाँ के दूसरे देशों के प्रति रणनीति में भी बदलाव आ ही जाते हैं, और कुछ ऐसा ही ब्रिटेन में भी हो रहा है। पीएम मोदी ने लेबर पार्टी के नेता केर स्टार्मर को जीत की बधाई भी दी और साथ ही दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध होने की बात भी की, मगर अपने देश के वोट बैंक को आकर्षित करने की खातिर भारत को किसी भी तरह निशाने पर रखना ऐसा तो नहीं चलेगा।